सद्गुरु नमस्कारम। सद्गुरु ईश्वर के बारे में आपकी क्या राय है? सद्गुरु बताते हैं, देखिए, लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे साथ 25-30 साल से करीब है, आज भी उन पर मेरी एक राय नहीं है। वो हर समय मेरे आसपास है। मैंने उन्हें इन एंड आउट देखा है, लेकिन मेरे उन पर कोई राय नहीं है। लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। हर रोज़ जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं उन्हें ताज़ा देखता हूँ। हो सकता है मैं उनकी क्षमता का मूल्यांकन करूँगा और तय करूँगा कि क्या करना है, वरना एक इंसान के तौर पर मैंने कभी भी उन्हें इस आधार पर जज नहीं किया कि कल क्या थे, क्योंकि मेरा पूरी ज़िंदगी यही है कि अपने कल जो भी किया हो, आप जो भी है, आपका कोई भी वंश है, आपका कोई भी इतिहास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इच्छुक है तो कल इस जीवन में कुछ शानदार संभव है। ये इस संभावना के लिए है कि हम काम करते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आपका पिता कौन थे, मुझे परवाह नहीं है कि आपका दादाजी कौन थे। मेरी चिंता ये भी नहीं है कि आप आज क्या हो। मेरा इरादा हमेशा ये देखने है कि आप कल क्या हो सकते हो। यदि आप उस संभावना की तलाश नहीं कर रहे हैं तो कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। जब मेरे आसपास किसी के बारे में मेरा राय नहीं है तो मैं रचयिता के बारे में राय क्यों रखूँगा? इसलिए क्योंकि हम मानव है, जीवन के बारे में हमारा समझ है। जब हम जीवन कहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इस रूप में होना चाहिए। यदि ये सभी 242 हड्डियाँ नहीं है तो आप प्रमाणित कर देंगे कि मानव नहीं है। यदि इनमें से एक भी कम हो जाता है तो हम कहेंगे किसी प्रकार से पूर्ण इंसान नहीं है। इसलिए जीवन की प्रकृति और हमारा अस्तित्व ऐसा है जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे विचार प्रक्रिया और हमारे बुद्धि ने एक गलत भावना दी है कि हम मनुष्य ब्रह्मांड के केंद्र है। नहीं, अस्तित्व मानव केंद्रित नहीं है। हालांकि हम केवल एक छोटी सी जीव है, हालांकि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हम अपनी चेतना की क्षमता के कारण, अपने बुद्धि के कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन केवल हमारे अनुभव में चीज़ों को लौकिक प्रकृति में कल सुबह एक ग्रह कहीं गायब हो सकता है, संभव है या नहीं? पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह पृथ्वी ग्रह से भी बड़े थे। इन दिनों हर कोई डर रहा है क्योंकि इतने सालों तक हमें नहीं जान सकते थे। अब उन्हें कुछ विशाल क्षुद्र ग्रह देखे हैं। यदि इनमें से एक आकर हमें टक्कर मार दे तो क्या होगा? ओहो, हम निश्चित रूप से टुकड़े में हो जाएंगे। इसलिए हम जो है वो सृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बस हमारा अनुभव हमारे निहित है। हम मानव रीढ़ को मेरुदंड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, इसे छोटे से शरीर के बाहर उठाया नहीं, पहले से ही रीढ़ की हड्डियाँ में दर्द हो रहा है। एक्सिस ऑफ यूनिवर्स भयानक। निश्चित रूप से उन्हें टाइटेनियम प्लेसमेंट की आवश्यकता है। हम इसे ब्रह्मांड की पूरी धुरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानव अनुभव रीढ़ के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रसारित होता है और हमारा अनुभव ही हमारे लिए ब्रह्मांड का आधार है। हमें कैसे पता चलेगा हमारे आसपास एक दुनिया है? केवल इसलिए कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और छू सकते हैं। ये सब हमारे रीढ़ के माध्यम से प्रसिद्ध किया जाता है। इसलिए ब्रह्मांड का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये वहाँ है। ये हमारे लिए उसी तरह मौजूद है जिस तरह से हम इसे समझते हैं। हो सकता है कि एक अर्थम को नहीं जानता है कि चाँद है। शायद वो नहीं जानता, वो निश्चित रूप से जानता है कि सूरज है, मुझे पता है। लेकिन हो सकता है कि उसे पता ना हो कि
कि चंद्रमा भी है, क्योंकि उसके लिए चंद्रमा की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक पंछियों को पता ना चले कि ब्रह्मांड है, लेकिन उसे शायद परवाह नहीं है। लेकिन हम ये सब केवल अपनी इनहेंस परसेप्शन के कारण जानते हैं, और ये परसेप्शन प्रसारित हो रही है। विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण में से एक रीढ़ का वर्टिब्रेट का निर्माण है। ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम विकसित होना शुरू हुआ था, कहीं न कहीं जीवन का प्रज्ञा को बोध हुआ, उसे सूक्ष्म सुरक्षा की ज़रूरत है। जब हम अपने दृश्य उपकरण कहते हैं, ये बहुत ही जटिल आँख है। ये बहुत सी चीज़ों को सूक्ष्म अंतर को पहचानने में सक्षम है, जो ग्रह के अधिकांश जीव नहीं कर सकते हैं। अभी समुद्र जीवन मौजूद है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनमें से सहज कोशिकाएं होती है। वो केवल महसूस कर सकते हैं कि प्रकाश है, वो कुछ भी नहीं देख सकते। वो पहला आँख है। इसे एक विकासवादी आँख के रूप में लिया गया है। ये मछली होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश और अंधेरे को देख सकती है। बस इतने ही। वहाँ से यह संबोधि अंग है। स्नायु विकास फेनोमेनल रहे हैं, और हमारे अनुभव स्मृति मुख्य रूप से हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के संवेदनशीलता के कारण है। इसे सुरक्षा की जरूरत थी। इसे एक नली की जरूरत थी ताकि रीढ़ ऊपर आ सके। पारिस्थितिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू एक क्षितिज रीढ़ से वर्टिकल रीढ़ बन ओरिजेंटल जाती है। इसलिए योग का एक पूरी प्रणाली है। बस अपने प्रशिक्षण देना है कि कैसे आपके अपनी रीढ़ को सीधा रख सकते हैं। संकोरित होने के लिए हमेशा आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, जो भी आप चाहते हैं कर सकते हो। लेकिन आप सचेत हैं कि आपके रीढ़ हर समय कहाँ है, क्योंकि ये निर्धारित करता है कि आप जीवन के प्रति कितने संवेदनशील है। क्योंकि आपके जीवन का पूरा अनुभव संचारित हो रहा है, और जीवन का हमारा अनुभव संचारित हो रहा है, और हमें ब्रह्मांड का हमारा अनुभव ठीक उसी तरह से जैसे आप इसे अनुभव करते हैं। इसके कारण हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं सुलझा। इस अर्थ में ये ब्रह्मांड का केंद्र है। ये इस तरह है, हम कोई कह सकते हैं कि इस रूम का केंद्र कौन सा है। लेकिन ये ब्रह्मांड जिसका सीमा आप नहीं देख सकते, फिर हम जहाँ चाहे वो केंद्र मान सकते हैं। जब भी अनुभव की तीव्रता होती है, वही मेरा केंद्र होता है। इसलिए मानव रीढ़ को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखा जाता है, और ब्रह्मांड की धुरी भी इस पर निर्भर करती है कि आप इसे कितना संवेदनशील बनाते हैं। तद अनुसार आपके अनुभव में बुद्धि, आपके जीवन की अनुभव बुद्धि होती है। आपकी परसेप्शन आपके इंद्रिय परसेप्शन से परे है, ताकि इंद्रियों से पार जाने के लिए स्नायु आधार बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण के है कि हम कह रहे हैं कि केवल मनुष्य ही प्रबुद्ध हो सकता है। अन्य प्राणी प्रबुद्ध होने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका तांत्रिक तंत्र इसके लिए पर्याप्त परिष्कृत नहीं है। प्रश्न: सद्गुरु, आप पुरुषत्व और स्त्रीण सिद्धांत की बात करते हैं, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? सद्गुरु बताते हैं, हमें पुरुषत्व के साथ पुरुष और स्त्रीण के साथ
महिला समझना गलत है। स्त्री और पुरुष एक अभिव्यक्ति है। पुरुषत्व और स्त्रीण प्रकृति के दो मूलभूत गुण है। क्योंकि ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति ध्रुवीय के बीच होती है, तो ध्रुवीयता का एक आयाम मस्कुलाइन और फेमिनाइन है। आप महिला हो सकती है, लेकिन आपके अंदर एक पुरुषत्व अधिक हो सकता है। आप एक पुरुष हो सकते हैं, लेकिन आप में महिला से अधिक स्त्रीत्व हो सकता है। तो सवाल पुरुष और महिला होने की नहीं है। पुरुष या महिला होना सिर्फ एक जैविक अभिव्यक्ति है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व मूल ध्रुवीयता है जो भौतिक निर्माण का आधार है। इसलिए यदि आप पूर्ण मानव बनना चाहते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके साथ पुरुषत्व और स्त्रीण समान रूप से होना होगा। केवल तभी आप पूर्ण मानव हो सकते हैं। अपने तस्वीर शायद अमेरिका के योग स्टूडियो और दूसरी चीज़ों की वजह से देखे होंगे। आप भारत में देखेंगे एक योगी शिव के रूप में जाना जाता है, उन्हें परम पुरुष के रूप में देखा जाता है। वो परम पुरुष है इसलिए नहीं है कि वो सुपर मैचो है, क्योंकि उनमें से आधा स्त्रीण गुण है। क्या आपने इन छवियों को देखा है? क्या आधा बहुत ही पुष्ट पुरुष है, दूसरा आधा पूर्ण विकसित महिला है। उनका शरीर ही आधा पुरुष आधा महिला है। योग में इसे इडा और पिंगला कहा जाता है। आपके भीतर आपकी ऊर्जा को दो आयाम केवल तभी जब ये दो चीज संतुलन में हो। आपके पास जीवन का उचित दृष्टिकोण है, अन्यथा आप एक बहुत ही जैविक इकाई बन जाए। बायोलॉजी एक आधार है, बायोलॉजी अपने चरम पर नहीं हो सकता है। सदगुरु, मैं एक कोट जानता हूँ जो कहता है कि चाहे आप पुरुष है या महिला, यदि आप स्त्रीणों के संपर्क में नहीं हो तो आप जीवन में बेहतर चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते। स्त्रीण सिद्धांत चीज़ों के अधिक ग्रहणशील है। हमारे भीतर हर समय दो मूलभूत शक्तियाँ काम कर रहे हैं। एक हमारे अस्तित्व की वृत्ति है, हम जीवित रहना चाहते हैं। हम सर्वाइवल को विभिन्न स्तरों पर ले जा सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से जीवित रहने की वृत्ति है। ये चाहता है कि ये सीमित इकाई जीवित रहना और अच्छे करना चाहती है। ये वृत्ति हम सब में है, ये दुनिया की हर जीव में है। दूसरा आयाम ये है कि अपने भीतर कुछ है जो हमेशा विस्तार करना चाहता है। जब हम सर्वाइवल मोड में हो, आप अपने चारों ओर दीवारों बनाना चाहते हो। सीमाएं महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने कुत्ते को सड़क पर खुला छोड़ दे तो आप देखेंगे कि वो हर जगह पेशाब करता रहता है। इसलिए नहीं कि उसे मूत्र संबंधी कोई समस्या थी, ये अपना पेशाब साम्राज्य बना रहा है। वो अपनी सीमा तय कर रहा है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो हर समय अपनी सीमा निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है। ये हम सभी में जीवित रहने की प्रवृत्ति है कि हम एक दीवार सुरक्षा आत्मसंरक्षण का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन एक और आयाम है जो विस्तार करना चाहता है। यदि आप उसे सशक्त नहीं करते हो, यदि आप केवल अपने अस्तित्व की प्रवृत्ति को ही सशक्त करते हो, तो आप आत्मरक्षा की दीवार का निर्माण करेंगे। कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि आत्मरक्षा की दीवार भी जो कुछ समय बाद इम्प्रिजनमेंट की दीवार बनेंगे। अगर आज आपके दीवार बनाते हो तो आज आपको बाहर कोई दुश्मन दिखाई देता है और आपने दीवार बना लिया है, कल आप अपने ही जेल में होंगे। किसी और ने आपको जेल में डाल दिया, ये बुरा है, लेकिन आप खुद आपको अपनी जेल में डालते हो, ये डरवानी है ना। इसलिए आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को सचेत रूप से संतुलित करना होगा, अन्यथा हम दीवारों का निर्माण करेंगे। इसलिए अनिवार्य रूप से जब हम एक दीवार का निर्माण करेंगे,
इसलिए आत्मरक्षा की प्रवृत्ति की उपेक्षा की जा सकती, ये स्पष्ट रूप से है ना। जाहिर तौर पर ये हम सभी से है। दीवारें हमेशा ईंट और मिट्टी के नहीं होते। हमारे द्वारा स्थापित की गई विभिन्न प्रकार की दीवारें है, लेकिन विस्तार के लालसा भी है। आप कितना विस्तार चाहते हो? यदि आप इसे ईमानदारी से देखें, आज अगर आप यहाँ हो तो आप थोड़ा बड़ा होना चाहते हो, अगर आप वहाँ हो आप थोड़ा बड़ा होना चाहते हो। लेकिन मान लीजिए मैं आपको इस ग्रह का राजा या रानी बना दूँ। हेलो, मुझे उम्मीद से मत देखिए, ऐसी गलती क्यों कर सकता हूँ। मान लो मैं तुम्हें इस ग्रह का रानी बना दूँ, तो क्या तुम पूरा हो जाओगी? तुम चाँद को देखोगे? क्या तुम चुप रहोगे? आप अगली गैलेक्सी को देखेंगे। अगर मैं आपको एक गैलेक्सी दूँ तो क्या आप चुप रहेंगे? आप अन्य गैलेक्सी को देखेंगे। तो आपके भीतर कुछ है जो विस्तार करना चाहता है। आप कितने विस्तार मानते हैं, ये आपको व्यवस्थित करेगा। यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो आप असीम रूप से एक्सपांड करना चाहते हो। तुम्हारे भीतर कुछ है जो सीमा को पसंद नहीं करता है। कृपया इसे देखें। अगर मैं आपको अभी कैद करता हूँ एक 5x5 क्यूबिकल में, आप भयानक महसूस करेंगे। कल हम आपका मुक्ति का घोषणा करेंगे और आपको 10x10 क्यूबिकल में मुक्त करेंगे, और तब आप भयानक अनुभव करेंगे जब आपको 100x100 क्यूबिकल में मुक्त करेंगे। आप 3 दिनों के लिए वास्तव में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप फिर से वही महसूस करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं सीमा कहाँ निर्धारित करता हूँ। आप इसे तोड़ना चाहते हो, है ना? तो आपको भीतर कुछ है जो सीमा पसंद नहीं करता है। तो अगर आपके भीतर कुछ है जो सीमा पसंद नहीं करता है, इसका सीधा से अर्थ है वो असीम बनने की लालसा कर रहा है। आप भौतिक साधनों से असीम नहीं बन सकते हो, है ना? भौतिकता का अर्थ है, भौतिकता का मूल एक परिभाषित सीमा है। परिभाषित सीमा का बिना कोई भौतिक शरीर नहीं है। मान लीजिए कि मेरे शरीर की कोई सीमा नहीं है, तो मैं कहाँ रहूँगा? यहाँ और वहाँ और जहाँ, केवल इसलिए कि इस शरीर की सीमा है, ये यहाँ है। आपके शरीर की सीमा है, इसलिए वो वहाँ है। लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो असीमित होना चाहता है। अगर हम इसे सशक्त नहीं करते हैं तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच में कोई संतुलन नहीं होगा। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परम मुक्ति संभव है। दोनों को ही अपने अपने शरीरों से झगड़े रहने की इस बंधन से मुक्त होना होगा, और हमारे बीच होने वाली शारीरिक परिवर्तन को देखने का साथ पहचान और उसी वाद विवाद के बारे में अंतहीन चलते रहते नहीं। जब तक हम अपने भौतिक रूप की पहचान से मुक्त हो जाते हैं, वास्तव में कोई स्वतंत्रता नहीं है। चैतन्य का यही अर्थ है। ये बुद्धि है जिस शरीर को निर्माण करता है। आज पश्चिमी दुनिया में दिमाग के बारे में काफ़ी दिलचस्पी है। यौगिक विज्ञान में हम दिमाग को ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि हम पूरे शरीर से सोचते हैं। ये लंबे समय तक महिलाओं का तरीका है। उन्होंने अपने शरीर के साथ सोचा। उनके पास वो सभी जटिल विचार नहीं है जिनसे पुरुष संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन वो बस जानते थे कि क्या करना है, क्या करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर के साथ सोचा। क्योंकि उनका शरीर वो काम कर रहा था, कोई दिमाग नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की शिक्षित दुनिया में आप आधुनिक शब्दावली में बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? जिस लोग को मन समझते हैं वो एक स्मृति और बुद्धि का मेल है ना? स्मृति के से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे 10 पीढ़ी पहले पूछूं कि आपकी दादी कैसे दिखती है, तो क्या आपको याद है? नहीं।
लेकिन आपकी परदादी के नाक अभी आपके चेहरे पर बैठी है। आपका शरीर याद रखता है ना? आपका शरीर याद रखता है ना? आपका पूर्वजों के लिए एक साल पहले आपकी त्वचा का रंग कैसा है? आपका शरीर अब भी याद है ना? इसलिए याददाश्त के मामले में आपका शरीर जो कुछ वहन करता है वो आपकी दिमाग की क्षमता से खरबों गुना अधिक है ना? डीएनए का एक अणु में होने वाली गतिविधि की जटिलता आपके पूरे मस्तिष्क के साथ आप समझ नहीं सकते, हाँ या नहीं? तो ये बुद्धि का एक निकाय है। सवाल ये है कि क्या आप किसी एक चीज़ पर काम कर सकते हैं या चला सकते हैं। योग विज्ञान में हम मानव बुद्धि के 16 भाग में देखते हैं, तो ये 16 व्हील वाले ट्रक के तरह है, लेकिन आप इसे एक व्हील से चलाना चुनते हैं, बहुत मुश्किल। इसलिए शिक्षित लोग ग्रह पर सबसे अधिक तनावपूर्ण लोग हैं, क्योंकि वो 16 व्हील ट्रक को एक व्हील पर चला रहे हैं। उनकी बुद्धि, उनकी विचार ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका वो उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल है। आपको हर चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं आपकी छोटी सी कहानी बता सकता हूँ? मेरी परदादी 113 साल तक जीवित रही। जब वो 14 साल की थी तब उनका शादी हो गई थी, और उन दिनों भारत में अविवाहित लड़की तंबाकू का उपयोग नहीं कर सकती थी। लेकिन एक बार जब उनकी शादी हो जाती है तो वो तंबाकू उपयोग कर सकती है। इसलिए पहले दिन उन्होंने तंबाकू का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। वो एक निश्चित तरीके से रहती थी। लोग कहने लगे थे कि वो महिलाओं का शैतान है, इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि अगर वो हंसती थी पूरा गली कांप उठता था। इस तरह वो हंसती थी। उन दिनों समाज में महिलाओं को धीरे से, जोर से नहीं हंसते थे, उन्हें नियंत्रित तरीके से हंसना चाहिए। पर वो ऐसी हंसती थी गली कांप उठेगी अगर वो हंसी। इसलिए लोग कहते थे कि हमेशा शैतान की तरह हंसती थी। दुर्भाग्य से बात बन गई है, शैतान हंसने वाला है और भगवान गंभीर रहने वाला है। वो वाइल्ड तरीके से जी रही थी। 67 या 68 साल के उम्र में उन्होंने अपना पति को खो दिया और उन्होंने फैसला किया, वो बहुत बड़ा जमींदार परिवार है, इसलिए उन्होंने परिवार से अलग होकर किसी और की ज़मीन में अपने लिए बसने छोटा सा मंदिर बनाया। किसी और के मतलब दूसरे परिवार के ज़मीन में अनुमति से। लेकिन वो शिव के परिवार की लाश थी, क्योंकि इस परिवार के पास 100 एकड़ ज़मीन थी और वो किसी और की ज़मीन पर अपना मंदिर स्थापित करती थी। वो शर्म की बात है, उन्होंने किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि एक मंदिर बनाया। वहाँ वही बैठी, वहाँ मुख्य टुकड़ा है, कोई भगवान नहीं। वो वहीं बैठ गई और लोग उनसे मिलने के आने लगे और धीरे धीरे उनके लिए ये अनुसरण बढ़ता गया और वो वहीं रहने लगी। जब हम वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते थे, वो हमसे मिलने आती थी। वो एक अविश्वसनीय महिला थी। उन्होंने मुझे एक निश्चित तरीक़ा से पकड़ लिया है, सिर्फ इसलिए कि एक चीज़ वो हमसे प्यार करती थी। दूसरी बात, जब मैं उनसे मिला वो 100 साल से ऊपर की थी और उनके घुटने से नीचे, और वो अपने बाल को डुलाता छोड़कर उस तरह नाचती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। वो विचित्र थी। उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है। हर कोई लगातार ये पूछता है कि कोशिश कर रहा है कि क्या गलत, क्या सही है, क्या गलत है। इस एक महिला के साथ आप जो चाहे कर सकते हो, और वो ठीक थी। और कभी कभी वो
एक ही समय में रोती और हंसती थी। क्या हो रहा है आपके साथ? क्या आप पागल है? सब कहते हैं कि तुम पागल हो। क्या तुम एक ही समय कैसे हंसती और रोती हो? वो बस जोर से हंसती थी और कहती थी किसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा। और वो हंसेगी और वो उसे देखूंगा। अगर उनको नाश्ता दिया तो वो पहले चींटियाँ को खिलाती, स्पैरो और स्क्वायरल को खिलाती। इसमें अधिकांश नाश्ता समाप्त हो जाता था और लोग स्वयं नियुक्त सलाहकार वो आए और कहते थे, तुम बूढ़ी औरत, तुम्हें बस कुछ मत खाओ, तुम इस तरह से मर जाओगी। वो सभी सलाहकार मर गए और वो जी रही। उन्होंने अपनी पति, अपने बच्चों, अपने पोते पोतिया और कुछ पर पोते का जला दिया, लेकिन वो जीवित रही। कई बारे मैंने उनने चींटिया को खाना खिलाते देखा है। वो बस बैठती रहती है, वो छोटा सा नाश्ता भी नहीं खाती। उनको गला पर आंसू बह रहा होता है और मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो बहुत चिड़िया के बारे में बहुत भावुक है, क्योंकि मैं 5 साल के उम्र में चिड़िया मोहर लगा रहा था और वो बहुत भावुक थी। वो मुझे चींटिया को मारने से भी नहीं रोकती थी, हालांकि वो उन्हें खिला रही थी। और जब मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं फूल हूँ। मुझे नहीं पता चला कि क्या है। वो जिस बारे में बात कर रही थी उसे समझने में मुझे और 20 साल लगे। मेरे लिए वो नारीवाद स्त्रीण का प्रतीक बन गई थी। वो परम महिला थी क्योंकि उन्हें सब कुछ पूरा किया जिसके उनसे अपेक्षा की जाती थी, लेकिन वो कभी भी उसका हिस्सा नहीं थी। वो हमेशा उससे परे थी। और ये इसलिए है क्योंकि आपके पास महान विचार नहीं है। मानव जीवन में विचार बहुत ही प्रारंभिक चीज़ है, ये समझ जाना चाहिए। मुझे खेद है क्योंकि मुझे विचार नेता के रूप में पेश किया गया है। मुझे डर लग रहा है। देखिए, विचार केवल उस सीमित डाटा से हो रहा है जिसे आपने आप दिमाग में इकट्ठा किया है, लेकिन वहाँ कुछ और फेनोमेनल घटना हो रही है। सृष्टि की बुद्धि अभी यहाँ काम कर रही है ना? यदि आप रोटी को एक टुकड़े को मनुष्य में बदल सकते हो तो इसका मतलब क्या है? सृष्टि का स्रोत है कि बुद्धि अभी आपके भीतर धड़क रही है। उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की बजाय दुर्भाग्य से हम इसमें तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं जो हमने इकट्ठा किया है, जैसे कार, घर, संबंधों, अपने शरीर के साथ, अपने संचित ज्ञान के साथ। हमने उन चीज़ों के साथ पहचान की जिन्हें हमने हासिल किया है, बजाय उसकी जो है उसके स्रोत के साथ पहचान जाए। चेतना का यही अर्थ है, लेकिन ये अलग तरह के सोचने से नहीं आएगा। आपका शरीर और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से परे के आयाम को छूना होगा। एक कुछ ऐसा है जो होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो कोई समस्या नहीं होगा कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। क्या आप हमें बता सकते हैं हम उस आयाम को कैसे छू सकते हैं? सद्गुरु बताते हैं हम एक बहुत ही सरल प्रक्रिया से शुरुआत कर सकते हैं जो आज दुनिया भर करोड़ों लोग कर रहे हैं। मैं इसे वाटर लाया क्योंकि जब मैं 2.5 वर्ष का था तब मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी मौसी के यहाँ भेज दिया जो मेरे दादा के घर में रहती थी। मेरी मौसी को अभी अभी शादी हुई थी। वो 18 वर्ष की थी। वो चुलबुली, खुश मिजाज, प्यार करने वाले इंसान थी।
आप उसे एक पल के लिए भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उसने मुझे अपने रूप में लिया और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं वहाँ लगभग 2 साल रहा। उसके बाद में मैं अपने माता पिता के पास वापस आया, लेकिन मैं हमेशा मौसी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता हूँ। चाची के रूप में नहीं, बल्कि हम दोस्त बन जाते थे। हम अपने जीवन में दोस्त बनते रहे हैं। फिर एक समय आया, उनको जीवन में सामान्य की तरह चला। शादी, अच्छे बच्चे, प्यारा, और लड़का पढ़ लिख कर कहीं चला गया। लड़की की अच्छी से शादी हुई और नाता नाती आए, सब कुछ बढ़िया। तब उन्हें कुछ बीमारी हो गई। तब उन्हें पता चला कि अगले 2 साल में वो मरने वाली है। अगले 2 साल फिर मैंने देखा कि वो अद्भुत इंसान बिगड़ी लाइक नथिंग, सब गड़बड़ वहाँ बन गई। इतनी प्यारी, उत्साहपूर्ण इंसान की कोई भी अचानक एक मेलवे बनने में नहीं रोक सकता। मैंने बस उनके तरफ देखा। मैं इधर उधर बहुत यात्रा करता था। मैं उनके साथ होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनके साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो बिगड़ गई थी। मैंने बस उन्हें देखा और उनके साथ एकमात्र समस्या थी देखी, वो ये है कि वो 2 चीज़ जानती थी, उनके शारीरिक संरचना और मनोवैज्ञानिक संरचना। उन्होंने इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया और खुद को प्यार, आनंदमय और अद्भुत बनाए रखा। जिस क्षण उसने महसूस किया कि वो 2 चीज़ समाप्त होने वाले हैं, वो समाप्त हो गई। वो विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसा अद्भुत इंसान उस समय इतना बुरा, अदयनीय और टूटा हुआ हो जाती है। मैंने सोचा ये कुछ ऐसा है जिसे होना ही चाहिए, इसलिए हमने वंडर ऑफ स्पिरिचुअलिटी शुरू की। हर किसी के पास कम से कम एक बूंद ऐसी होनी चाहिए जो आपके शरीर से परे है, जो आपके दिमाग से परे है। आपके भीतर कुछ ऐसा हो जो आपके दिमाग के उपज नहीं है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से पूरे खड़े होने का स्थान हर जीवन में होना चाहिए। इसके एक भाग के रूप में हमने लॉन्च किया जिसे ईसा क्रिया कहा जाता है। ये सरल प्रक्रिया है। शुरू में ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है, क्योंकि लोग अपने दिमाग को एक तरफ नहीं रख सकते हैं, उन्हें इसे किसी तरह से इस्तेमाल करना होता है। हम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें काफ़ी गहराई तक जाते हो तो तुम्हारे शरीर यहाँ होता है, तुम्हारे मन वहाँ होता है और आप उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। एक बार जब आप और आपके शरीर, आपके दिमाग के बीच जब थोड़ी सी दूरी हो जाती है तो ये दुख का अंत है, क्योंकि मानव पीड़ा केवल 2 अलग अलग स्तरों में होता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर। क्या आप अन्य प्रकार के कष्टों को जानते हो? शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, ये सब है। एक बार आपके और आपके शरीर के बीच और आपके मन के बीच दूरी आ जाती है, ये पीड़ा का अंत है। आपके साथ ऐसा होना ही चाहिए। आपके जीवन के अंत में नहीं, बल्कि आपके जीवन के शुरुआत में, क्योंकि पीड़ा के डर ने मानवता को पंगु कर दिया है। एक इंसान ने पूरी गहराई और आयाम को पता नहीं लगाया है कि कौन है। केवल दुख से डरे के कारण मेरा क्या होगा, ये हमेशा चिंता का विषय है ना। मान लीजिए कि आपको इस तरह की आसानी हो गई है कि आप यहाँ बैठे जो कुछ भी मेरे साथ होगा मैं ऐसा ही रहूँगा। अगर ये आश्वासन और सहजता आपके जीवन में आ जाती है तो आप जीवन को कोई और तरीके से तलाशेंगे। आप इसे अभी कर रहे हैं ना। ये होने की ज़रूरत है। यदि आप इस ग्रह पर मानव प्रतिभा को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पीड़ा के भय को दूर करना होगा और हमें
अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संरचना से परे कुछ जानना होगा। प्रश्न, सद्गुरु अंदर के प्रक्रिया और बाहर काम के विषय पर बात कर रहे हैं। जब हम आज दुनिया में देखते हैं तो हम अपने लोगों की गरीबी, धर्म, जाति और असमानता के आधार पर भेदभाव का प्रभावित करने वाली बहुत सी समस्याओं को देखते हैं। और निश्चित रूप से जब मैं अपने अंदर देखता हूँ तो भी समस्या होती है। मैं अच्छी प्रक्रिया से बहुत दूर हूँ। मैं निश्चित रूप से योगी नहीं हूँ। और अंदर और बाहर के काम के बीच क्या संबंध है? क्या मैं दोनों कर सकता हूँ? क्या मुझे एक से पहले करने की ज़रूरत है? सद्गुरु कहते हैं, देखिए, पानी के गिलास उठाना हो तो कम से कम इतनी ताकत तो चाहिए, है ना? हो सकता है कि आप हैवी वेट लिफ्टर ना हो, लेकिन कम से कम इतनी ताकत आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो गिलास उठाने की काम भी नहीं होगा। तो बताओ, कुछ करने की तैयारी पहले करना चाहिए या बाद में? बहुत सारे लोग सोचते हैं उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया वो 70 साल के होने के बाद शुरू करेंगे, जब वो किसी काम के नहीं होते। यदि आप आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक डिसेबिलिटी के रूप में समझते हो तो ये रास्ता है। मैं अपने जीवन के अनुभव में आध्यात्मिक प्रक्रिया को सबसे बड़ा सशक्तिकरण मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द संभव समय पर होना चाहिए, जब तक कि आप कहीं और रहने की योजना नहीं बना रहे हो। अगर आप सोच रहे हो आप नहीं कहीं जाओगे और अच्छी तरह से रहोगे, ये आप पर निर्भर है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मेरे मरने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सारे स्वर्ग नष्ट हो जाए। क्यों? ये ठीक है? तुम वहाँ जाना चाहते हो? क्योंकि मैं हिंदू स्वर्ग के अच्छे भोजन को नष्ट करना चाहता हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि लोग यहाँ अच्छी खाना खाए। मैं उन सभी एंजल को नष्ट करना चाहता हूँ जो बादल में तैर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एंजेलिक लोग यहाँ हैं, क्योंकि ये विचार की रहने के लिए इससे अच्छे कोई जगह है। ये अपराध है। आप इससे नरक बनाना चाहते हो और कहीं जाना चाहते हो? ये मूलभूत मुद्दा है। इसी बस इतना है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? तुम वही कर सकते हो जो तुम हो। क्या तुम कुछ और कर सकते हो? आप अपने आप को फैला सकते हो, लेकिन फिर भी आप वही कर सकते हो जो आप हो। तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने इस जीवन को दायरा को बढ़ाएं? यदि आप इस जीवन को इन्हेंस करते हो, गतिविधि स्वाभाविक रूप से घटित होगा। अभी ये एक शिकायत है जो मैं देख रहा हूँ। विश्वविद्यालय में भी लोग घूम रहे हैं कि जैसे वो बहुत गंभीर है। मैं इस तरह नहीं चलता था। मुश्किल से विद्यालय में गया, मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत गंभीर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी अंतिम पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, जीवन की समस्या ने अभी तक आपको प्रभावित नहीं किया है, ठीक है? आप विश्वविद्यालय में है, समस्या तुम्हें नहीं मारा। ये बहुत ही सुरक्षित माहौल है। आपको बस इतना करना है, कुछ डम पाठ्य पुस्तक पढ़ने हैं और कुछ लिखना है। मैं अध्ययन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन की वास्तविक समस्याओं ने आपको प्रभावित नहीं किया है। असली चुनौती अभी तक नहीं आई है। यहीं पर अगर आप इससे अभिभूत हो तो आप दुनिया में रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे बड़े मुद्दे को कैसे उठाओगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुद एक समस्या हो तो जाहिर है कि आप कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाओगे और समाधान निकालने की प्रयास नहीं करोगे।
सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं है। मैं अपने जीवन में समस्या नहीं हूँ। बाहर समस्या है और समस्या है, हम कितनी हल कर सकते हैं वो हम करेंगे, वो सभी हल नहीं होंगे, लेकिन हम अपने जीवन में कितना हल कर पाते हो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप स्वयं एक समस्या हो, आप खुद समस्या बन रहे हो, इसका मतलब है, देखिए मैं हर रोज़ 50-60 वर्ष के लोग से मिल रहा हूँ, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि अपने विचार और भावना को कैसे संभालें। आप इसे कब प्राप्त करने जा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ये शानदार क्षमताएं है जो केवल मनुष्य के पास है ना। कोई दूसरे प्राणी हमारे जैसे सोच नहीं सकता, कोई दूसरे प्राणी हमारे जैसा भाव नहीं कर रख सकता। वो बहुत सीमित चीज़ है, यहाँ वहाँ इतना विकसित है। अब हम इनसे कष्ट उठा रहे हैं। यदि आप अपने विचार और भावनाओं को संभालना नहीं सीखते हो, आप पहले से ही 30, 40, 50 वर्ष के हो, तो आप कब सीखने जा रहे हो? आपका जीवन काल क्या है? 1 लाख वर्ष है। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जब तक आप 12-15 वर्ष के हो जाते हो तब तक आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालना जानते हो, अन्यथा आप हर समय एक मुद्रा है। आपके किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आप बस लोगों के अकेला छोड़ दे, वो अपने आप में एक बड़ी मुद्दा है। जब आप अकेले होते हो, यदि आप दुखी होते हो, तो जाहिर है कि आप पूरी बुरी संगत में है ना। यदि आप इससे सुलझाते नहीं हो, यदि आप बाहर कदम रखते हो, तो आप हर समय गलतियां करते रहेंगे और गड़बड़ करते रहेंगे। ऐसा लगता है कि आप समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक समस्या होते हो तो आप केवल समस्या ही फैलाते हो। ये एक अस्थायी समाधान की तरह लग सकता है। यही कारण है कि 1000 साल बाद भी हम उसी समस्या की बात कर रहे हैं। जाहिर है हमने इसे हल नहीं किया है ना। 1000 साल बाद अगर इंसान को वही समस्या है तो बिल्कुल, तो ये बेवकूफ़ी है ना। केवल फ़ोन स्मार्ट हो रहा है, फ़ोन दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। देखें कि आप किसी के स्मार्ट, आपने ऐसा तब कहते हैं जब आपसे स्मार्ट होता है, तभी आप कहेंगे अरे ये स्मार्ट है। जब आप फ़ोन को बहुत स्मार्ट कहते हो तो एक बयान है। तो क्या मैं दोनों चीज़ एक साथ कर सकता हूँ? क्योंकि खुद को निखारना एक असीम प्रक्रिया है, ये स्नातक नहीं है, एक समय के बाद ख़त्म होने वाला नहीं है। पर मूल बात ये है कि मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से गुजर रहा है। खैर, जो आलोक की स्थिति में है और युद्ध की स्थिति में है, इसे एक तरफ रख दो। सौभाग्य से अभी भी ये एक छोटी आबादी है। अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये बढ़ सकता है। ये एक बात है, हम उन्हें अलग रख देंगे। लेकिन आप में से जिन्होंने सुबह नाश्ता किया, उन्हें क्या परेशानी है? दक्षिण भारत में गांव में अगर तुम जाओगे तो लोग आकर पूछेंगे तुम्हें खाया है, क्योंकि खाने के बाद क्या दिक्कत है? नहीं, अधिकांश मनुष्य के लिए यदि उन्होंने नहीं खाया है तो केवल एक ही समस्या है। जिस क्षण वो खाते हैं उन्हें 100 समस्या होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि समस्या है, बात सिर्फ इतना है कि उनके पास मस्तिष्क के अद्भुत क्षमता है जिन्हें आप उपयोग करना नहीं जानते। हाँ, अगर आप अकेले हैं और आप दुखी महसूस कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। आपकी प्रार्थना करे, जो भी चाहते वो बुलाए, कोई भी चीज़ आपके लिए 100% काम नहीं करने वाली है।
अगर आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाती है तो आपका मामला समाप्त हो गया है ना। दैनिक आधार पर सभी प्रकार के कष्ट, आपको क्या लगता है कि वो पीड़ित है? पिछले बार कब किसी ने आपको खंजर से मारा था? आपके साथ कभी नहीं हुआ है ना। तो दुख क्या है? आप हर समय अपने आप को पोक करते रहते हैं, अंतहीन। बेशक आपके पास इसका एक अच्छा कारण है, कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है ना। ये सिर्फ मूर्खता है। आप लगातार खुद को पोक कर रहे हो और आपको लगता है कि आप बौद्धिक है। बिल्कुल नहीं। आप बस ये नहीं जानते हो कि अपनी बुद्धि को तीक्ष्णता का उपयोग कैसे करें, बस इतना ही है। समाधान की दिशा में इसका उपयोग करने की बजाय आप इसे एक बड़ी समस्या बना रहे हो। आपको लगता है कि आप जीवन से पीड़ित हो रहे हो। नहीं, आप मानव होने का दो सबसे महत्वपूर्ण गुणों से पीड़ित हो जाए हो, जो स्मृति का उज्ज्वलन, भावना और कल्पना के शानदार भावना, इनसे आप पीड़ित हो। आप वो भोगते हो जो 10 साल पहले हुआ था। आप वो भोगते हो जो परसों हो सकता है पहले ही। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी याददाश्त और कल्पना से पीड़ित हो रहे हो। तुम्हारे जीवन से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि आपका मनोवैज्ञानिक ढांचा लौकिक संरचना से बड़ा हो गया है। ये आपकी समस्या है। इसे सुलझाया जाना चाहिए, विशेष रूप से यदि आप सार्वजनिक जीवन में आने जा रहे हो। यदि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को सुलझा ले। आप समस्या नहीं है, तुम कभी भी समस्या नहीं हो। बाहर की समस्याओं में हम अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, बस इतना ही है।